चलें जी, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना काम आज का। तो मैं यहाँ पे पीसी के अंदर चलते हैं और उसके बाद डी के अंदर चलते हैं और 24 है ना, टेम्पलेट 3 हमने स्टार्ट की थी कल की क्लास में और ओपन विद कोड करते हैं, जरा इस चीज को देखते हैं कि क्या कहता है ये हमें। ठीक है, तो हम लोग ये एक गेमिंग टेम्पलेट बना रहे थे। हम लोगों ने जो है एक टेम्पलेट ढूंढी थी इलाट एलिमेंट्स के नाम से, शायद वो वेबसाइट थी, उस वहां से हम लोग ये टेम्पलेट लेके आए थे और उस पर उसको हमने बनाना स्टार्ट किया था। इमेजेस हमने यूज की थी pixabay.com से, इमेज लेकर आए थे, कुछ ये हमने बनाया था कल की क्लास में। ठीक है, और इसके अंदर हमने बहुत सारे काम किए थे, लाइक इस तरह की चीजें, ओवर वगैरह, ये हमने बॉर्डर इसका ऐड किया था, बॉर्डर कह रहा हूँ, सेलेक्ट वगैरह ऑप्शन जो थे इसके, इतना काम हमने कल की क्लास में किया था। इसमें कोई मसला था किसी को? ओके था सबको? डन है? तो आज होता है इधर, फिर अगला काम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा VS कोड ओपन है और जरा मैं फिर टेम्पलेट भी खोल रहा हूँ। टेम्पलेट, अच्छा जी, तो कुछ ये चीज है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, ऐसे ही है? हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे। अब हम लोग आगे अपना काम करते हैं, कुछ ये बनाने की कोशिश करते हैं। और क्लास के बाद कल जो लोग नहीं आए थे उन्होंने मुझे अपनी असाइनमेंट चेक करवानी है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। ठीक है, और जिनकी कल रह गई थी, जो आए थे फिर भी उनकी नहीं, उन्होंने नहीं दिखाई थी, वो भी सबने करवानी है। चलें जी, तो अब हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं अपना। ये जो हमें चीज बनानी है नीचे वाली, आ जाओ जरा इधर। तो मैं पहुंचूंगा मेरे इस कोड के ऊपर और इसकी थोड़ी सी जो है ना, क्या हुआ? नहीं नहीं, रुक गए हैं, वेट कर सकते हैं। और कोई है, हाल चाल पूछ लो किसी का, किसी ने खाना खाया कि नहीं, ये भी पूछ लो। आप आ जाए बेटा इधर। ठीक है, अब सबको ठीक से नजर आ रहा है? ओके है, तो अब मैं आ रहा हूँ जरा नीचे, और हम लोगों ने यहाँ तक अपना काम कर लिया था। एक अपना सेक्शन हमने बना लिया था और इस सेक्शन को जो है अब मैं बंद कर रहा हूँ आके, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगला सेक्शन अब हम लोग तैयार करते हैं और वो सेक्शन है हमारा कार्ड्स का। अगर आप लोग देखो तो ये कार्ड्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर कुछ ये कंटेंट लगा हुआ है हमारे पास। ओके, तो आज जरा इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक और सेक्शन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, सेक्शन, और सेक्शन हैश कार्ड्स करते हैं इस चीज को, या कार्ड्स नहीं, मैं इसको लेआउट बोलूंगा। ठीक है, लेआउट इसको बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जरा मुझे आप लोग बताएं कि क्या हो सकता है पूरे का। टू बॉक्सेस हम लेंगे, पहले एक मेन बॉक्स हम ले सकते हैं, उसके अंदर हम ये टू बॉक्सेस बना सकते हैं, पहले ये कंटेंट के लिए, टेक्स्ट कंटेंट के लिए, फिर दो कार्ड्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सेपरेट है, इसके अंदर और बॉक्सेस हैं, वो अकेला बॉक्स है, इसके अंदर दो सेपरेट बॉक्स है। एक मेन होगा ना, उसके अंदर पहले ये एक बॉक्स बनेगा, फिर उसके अंदर हम वो टू बॉक्सेस बना के उसका एग्जैक्टली एक पेरेंट बनेगा हमारा, जिसके अंदर फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो साई बॉक्स वाला होगा, सेकंड चाइल्ड के अंदर जो है ये सारे कार्ड्स आ जाएंगे, और इनकी इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कॉलम होगी हमारे पास। ऐसे ही हो सकता है ना? तो जरा इसको करते हैं आके। तो सेक्शन है हमारे पास, इसके अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो होगा div डॉट और साइबॉक्स अबाउट। हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं साइबॉक्स, और उसका अबाउट का है ये काम। ठीक है, जिसके अंदर एक जो है हमारे पास अबाउट अस लगा हुआ है, और वो मैं एज 6 ऐड करूंगा उसके लिए, अबाउट अस, अबाउट अस। और एक और चीज है, वो मेरा ख्याल है एज 1 हो सकता है, मैं उसको व्हाट इज साइबॉक्स कर दूंगा, व्हाट इज साइबॉक्स क्वेश्चन मार्क, और नीचे एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक बटन है। तो इसके बाद आकर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, पी डॉट साइबॉक्स कंटेंट लॉरम करके हम लोग कर लेते हैं इस चीज को कोई 50 वर्ड्स और सी। ठीक है, देन उसके बाद आई थिंक एक बटन भी है। ठीक है, तो पीटी बटन डॉट साइबॉक्स बीटीएन कर रहा हूं मैं। ठीक है, और बी इसका कैपिटल रखूंगा क्योंकि मैं मोस्टली जो है कैमल केस यूज कर रहा होता हूँ, और इसको हम लोग कहते हैं गेट स्टार्टेड बस। ओके, इसको लाइव हमने किया हुआ है पहले से, जरा चेक करते हैं कि क्या दिखाता है हमें आके। इधर स्क्रॉल करेंगे तो इसने कुछ इस तरह की चीज हमें बनाकर दे दी है, किस तरह से ये काम करेगा। अब हमें आगे क्या काम करना है, इसको सेव देनी, और मुझे लग रहा है कि मुझे अबाउट अस जो है ना उसको H5 करना चाहिए, H5 कर देते हैं उस चीज को। ठीक है, तो इस इधर आएंगे और जो है
कौन सा अबाउट अस? नहीं, एज अ लिंक नहीं बिहेव कर रहा वो एज एन सिर्फ एक टेम्पलेट ना रीडेबल कंटेंट है, एज एन लिंक को काम नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि ये अबाउट का ही जो है ना सेक्शन है। इस ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्लिक करने से वो किसी और पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं अपना एज 5 कुछ बेहतर है, या अगर एज 4 करके चेक करें, आई थिंक सो ये ठीक रहेगा। बाकी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसका फॉन्ट साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकता हूँ आगे जाके, ठीक है। अब इतने से काम को करके हम लोग, पहला चाइल्ड तो हमारा बन चुका है, दूसरा चाइल्ड बनाते हैं जरा आके। तो वापस अपनी टेम्पलेट के अंदर पहुंचते हैं। फर्स्ट चाइल्ड हो चुका है, सेकंड चाइल्ड की बारी है। और सेकंड चाइल्ड में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? दो कार्ड्स हैं और एक मेरा डिव बनेगा जिसके अंदर मैं दो कार्ड्स बना दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये काम कर लेंगे। आ जाए तो इधर, तो आओ वापस मेरे कोड के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट जो चाइल्ड था वो ये था साइबॉक्स अबाउट का, इसको बंद कर सकते हैं। सेकंड को देते हैं हम लोग div डॉट साइबॉक्स कार्ड्स, ठीक है। इसके अंदर दो चाइल्ड हैं, यूनिक का है और एक कैटेगरीज का है उसका। और उसके अंदर मैं करूंगा div डॉट यूनिक कार्ड। यूनिक क्या है उसका नाम प्रॉपर क्या है? यूनिक कार्ड ही कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। जिसके अंदर एक एज 4 हो सकता है और फिर कुछ पैराग्राफ है एज 4, जिसके अंदर लिखा हुआ है उसने यूनिक 1 by 1 जनरेटेड, यूनिक यूनिक 1 by 1 जनरेटेड, ठीक है। देन एक पैराग्राफ पी करके लॉरम करके 30 वर्ड्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, इसी डिव को जो है डुप्लीकेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है दोनों को एक मैं काम करूंगा, मल्टीपल क्लासेस दूंगा, ठीक है। बिकॉज दोनों की सीएसएस सेम है, तो मैं उस एक क्लास को टारगेट करके दोनों के ऊपर सीएसएस अप्लाई करूंगा। और मैं दोनों को मल्टीपल क्लासेस भी दूंगा इस तरह से कि दोनों को अगर सेपरेटली मुझे टारगेट करना पड़े, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देनी पड़े, तो मैं वो भी देख सकूं आगे, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कार्ड्स, सभी को मैं कार्ड कर दूंगा। साइबॉक्स कार्ड करते हैं, साइबॉक्स कार्ड, ठीक है। एक तो ये होगी इनकी क्लास, और अगर इनको सेपरेट टारगेट करना पड़े तो हम लोग वो कर लेंगे आगे जाके। जो होगा यूनिक का पहला हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यही कर रहा हूँ, यहीं पे खाली रहेगा यूनिक कार्ड, ठीक है। और सेट दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा, इधर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा मेरा, इधर भी नहीं लगा और इधर भी नहीं लगा हुआ है ना, ठीक है। यूनिक के बाद सेकंड वाला हो जाएगा कैटेगरीज, कर लेते हैं, ठीक है, कैटेगरीज, और डन करते हैं इस चीज को। तो अब ये दोनों चीजें ऐड हो चुकी हैं। इधर आकर मैं जरा इसको चेंज करता हूँ, इसके टेक्स्ट को। वो है 140 प्लस ट्रेड्स इन 18 कैटेगरीज, ठीक है, 140 प्लस ट्रेड्स इन 18 प्लस क्या है, 18 कैटेगरीज, 18 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो सारा यहाँ पे कंप्लीट है। ब्राउजर में जल्दी जरा चेक करते हैं, डन है। तो हमारा स्ट्रक्चर सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। बट आगे मुझे क्या काम करना है, आगे मुझे ये काम करना है कि इतने से कंटेंट को बटन तक, अबाउट से लेकर बटन तक, इसको लेफ्ट साइड पर रखना है, बाकी कंटेंट को राइट साइड पर रखना है। एरिया कैसे कर सकता हूँ? डिस्प्ले फ्लेक्स किसको करना है मुझे जरा वो बताएं। सारा मैं आपके लिए कोड खोल रहा हूँ ताकि आप देखो सारे कोड को, सेक्शन वाले की जरूरत नहीं है, बाकी सही है, सारा मैंने कोड खोल दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे किसको करना है? ठीक है, फिर आगे किसको करना है? कहाँ है लेआउट? ये लेआउट, एरिया लेआउट को करना है पक्का, लॉक कर दें, लेआउट को ही करना है हमने, ठीक है। क्योंकि लेआउट जो है हमारा वो पेरेंट है इन दोनों का, ठीक है। ये दोनों चाइल्ड्स हैं, अबाउट अस और ये जो नीचे नीचे कार्ड्स हैं, ये दोनों चाइल्ड हैं मेरे उस लेआउट पेरेंट के। तो मैं लेआउट को टारगेट करूंगा सीएसएस में जाके, इधर आ जाएंगे और मैं टारगेट करूंगा डॉट लेआउट, ठीक है। और सिंपल आकर करो, डॉट है कि हैश है, हैश है, ओके, ये हैश है, हैश लेआउट, और इसके डिस्प्ले को कर देंगे हम लोग आकर फ्लेक्स, ओके। तो हाँ, काफी हद तक हमारा काम तो इसने वैसे ही कर दिया, ठीक है। इतना सा काम हमारा बन गया। बट हाँ, इसको कलर वगैरह थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग इनकी बढ़ाते हैं, वो सारी चीजें चेक करते हैं। हाँ,
और इधर जरा चेक करते हैं हमारी टेम्पलेट में क्या सीन है। और अलाइनमेंट अब यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अलाइनमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला कंटेंट सारा चेक करो, ये बटन की बिल्कुल इसी अलाइन में ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और ये बटन कहाँ पे आ रहा है भला, ये ऊपर वाले लोगों के अलाइन में आ रहा था, हमने कल इसको सेट किया था लोगों के अलाइनमेंट में। तो आई थिंक इसकी हमने विड्थ रखी थी 80% की, 80% हमने इसकी विड्थ रखी थी, और फिर उसके बाद हमने इसकी मार्जिन को ऑटो कर दिया था। तो क्या मैं कर सकता हूँ इसके साथ भी, कार्ड्स के साथ विड्थ को 80% करके मार्जिन को ऑटो कर देंगे, सेंटर में खुद ही आ जाएगा वो, और फिर बिल्कुल उसी लाइन में आ जाएगा वो। तो आज जरा लेआउट को टारगेट करते हैं। यहाँ पे आके मैं कर दूंगा सिंपल, इसकी विड्थ करो आप कोई 80% तक, और उसके मार्जिन को आप कर दो ऑटो। सेव ब्राउजर, बिल्कुल हम लोग कुछ यही काम करना चाह रहे हैं। हो गया, ये एक अलाइनमेंट में आ गया। कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है भाई को। अच्छा जी, तो अब आगे क्या सीन है हमारा, आगे हम लोगों ने जो है थोड़ा वो स्पेसिंग देनी है इन सब चीजों को। चेक करते हैं जरा मेरी टेम्पलेट में कि स्पेसिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले तो मैं टॉप से इसको मार्जिन दूंगा, टॉप से मार्जिन दूंगा, और मार्जिन नहीं दूंगा मैं, टॉप से पैडिंग दूंगा, क्योंकि मार्जिन दूंगा तो वो स्पेस बाहर से ले लेगा। मुझे इसको, इस बॉक्स को अंदर से स्पेस देना है। मैं पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, उसके बाद सभी का कलर व्हाइट कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे ये ठीक ठाक दिखें। बाकी अगर मुझे आगे कलर चेंज करना हो तो मैं कर लूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक, कलर इसका मैं कर रहा हूँ व्हाइट, और जरा चेक कर लो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। साइड वाला कंटेंट कुछ इस तरह से है। और एक और चीज कि जब मैंने ये ब्लैक ब्लैक कर दिया, साइड से ये व्हाइट कलर मुझे शो हो रहा है, जो कि मेरे लिए मसला करेगा। हाँ, क्योंकि हमने उसको विड्थ 80% दी है, तो उसकी अगर टेम्पलेट देखी है तो उसमें जो है पूरे के पूरे कंटेंट को जो है ना सेंटर किया हुआ है, और साइड पे स्पेस भी है। अब इसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो इसका ये है कि इसी विड्थ को हम लोग हटाएं ना, लाइक इसकी विड्थ को कम ना करें। आज इसकी विड्थ को कम नहीं करते हैं, बिल्कुल 100% रखते हैं, बट इसको जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करके जो है इसकी विड्थ को वहां पर कम करते हैं, कंटेंट की विड्थ को, और सेंटर में लेकर आ जाते हैं। वहां से ये होगा कि इसकी विड्थ बाहर से कम नहीं होगी, अंदर से कम होगी, या फिर हम लोग इसको मार्जिन अंदर से दे सकते हैं, पैडिंग, सॉरी मार्जिन नहीं पैडिंग, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा इसका ये तरीका है कि इस लेआउट को एक और पेरेंट दे दो, इस लेआउट को एक और पेरेंट दे दो, और उस पेरेंट को ब्लैक कर दो। उससे ये होगा कि पूरा बैकग्राउंड में ब्लैक हो जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेआउट को एक और पेरेंट देने का। इधर आ जाएंगे, और जो मेरा लेआउट है इसको मैं दे दूंगा एक और डिव हैश करूंगा आउटर पेरेंट, आउटर लेआउट पेरेंट मैं कर रहा हूं, लेआउट पेरेंट, ओके। और इसके अंदर जो है मैं रख रहा हूं मेरी पूरा का पूरा सेक्शन नीचे वाला, और प्रेस करके मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है। सेव, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस आउटर पेरेंट सेक्शन को टारगेट करेंगे। आउटर लेआउट पेरेंट है वो, हैश है डॉट है, आउटर लेआउट पेरेंट जो है, आप इसको ये वाली प्रॉपर्टी दोगे, ये, ठीक है। कुछ इस तरह से काम मैं यही कुछ करना चाह रहा था। जब इतना सा काम हो गया, आगे हमारा काम ओके है। बस मुझे कुछ के कलर्स को ग्रीन करना है, कुछ के कलर्स को व्हाइट करना है, बाकी सारा काम ओके। थोड़ा बहुत मैं इसको सीएस वगैरह भी दूंगा। हाँ, इसको जो है पैडिंग देते हैं टॉप से, टॉप से मैं इसको पैडिंग जरूर दूंगा, और वो पैडिंग हो जाएगी, और वो मैं दूंगा मेरे लेआउट को, लेआउट को आकर मैं वो पैडिंग दे सकता हूँ। और मैं दे सकता हूँ इसको पैडिंग टॉप से, टॉप बॉटम से दे देते हैं, टॉप बॉटम से देते हैं 10 पिक्सल्स तक की, 10 पिक्सल टॉप बॉटम, लेकिन लेफ्ट राइट से 0, क्योंकि लेफ्ट राइट से हमने पहले आई थिंक मार्जिन ऑटो की, वो मार्जिन है, ठीक है। इतनी कम है, अभी 40 कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इतनी ठीक है। हाँ, इतनी ठीक ठाक लग रही है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या सीन है, मेरे जो लिंक्स हैं सारे के सारे, मुझे इनको टारगेट करना है। अच्छा, एक और चीज, हम लोगों ने जो है ना अभी तक अपने जो यूनिट्स देखे हैं, वो कौन कौन से यूनिट्स देखे हैं, पिक्सल्स है, वीएच है, वीडब्ल्यू है, परसेंटेज है, बस ये देखे हम लोगों ने। बट आज हम लोग एक और यूनिट को देखने वाले हैं, एक नहीं बल्कि 2 यूनिट्स को देखने वाले हैं। वो है हमारे पास एम और रैम। हमारे पास जो है इन्हीं सीएसएस के अंदर न्यू यूनिट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, एचटीएमएल सीएसएस 4 के अंदर, सीएसएस 3 के अंदर, सॉरी 4 नहीं, 4 तो भी आई है। सीएसएस 3 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे कुछ यूनिट्स, और उनमें एम और रैम था। अब वो दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा वो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं उसके लिए एक सेपरेट बस फाइल बना रहा हूँ एचटीएमएल की, units.html, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत, मैं पर्सनली जो है ना वही यूज करता हूँ एम और रैम को, मैं पिक्सल्स को ज्यादा यूज नहीं करता, तो उसी को यूज करते हैं, यूनिट्स। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सिर्फ एक अपना div डॉट कंटेनर यहाँ पे आके, और उसके अंदर जो है हम लोग करते हैं अपने h1, किसी ने ज्वाइन किया,
ठीक है, तो H1 करते हैं फर्स्ट हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, डन। इसको जरा लाइव करते हैं, गो लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है और मैं इसको जो है इंटरनल सीएसएस दे रहा हूँ। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, ये लिया इंटरनल सीएसएस, हाँ इंटरनल सीएसएस क्या होती थी, आप बताएंगे, आप बताएंगे। स्टाइल के टैग हम लोग ऐड करते थे बस यहाँ पे आके अपने हेड के अंदर, ठीक है, ये इंटरनल सीएसएस होती है हमारी स्टाइल का टैग, कुछ इस तरह से। और मैं सिंपली ये काम कर रहा हूँ, एक कंटेनर को ऐसे मुझे फ्लेक्स बॉक्स तो करने की जरूरत नहीं है, मैं कंटेनर को फॉन्ट साइज ऐड कर रहा हूँ, कंटेनर का फॉन्ट साइज ऐड कर रहा हूँ मैं, और मैं कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स कंटेनर का फॉन्ट साइज। इसको सेव करके जरा मैं जा रहा हूँ मेरे ब्राउजर में, और हाँ एक और चीज मैं कर रहा हूँ कि जितने भी H1 हैं आप सभी के टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दो, एक मैं ये भी काम करूंगा, इससे होगा सारे सेंटर में आ जाएंगे। कंटेनर को बस मैं कलर दे रहा हूँ एक, हम लोग यहाँ पे आके इसके यूनिट्स को देख रहे हैं, बस कलर व्हाइट और इनके कलर को ब्लैक कर दो, सॉरी इनके कलर को व्हाइट कर दो, कलर व्हाइट, ओके डन है, ठीक है। थोड़ी बहुत पैडिंग देके बस मैं इसको सेट कर रहा हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल्स की, ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने क्या काम किया हुआ है, मैंने एक कंटेनर को एक फॉन्ट साइज दिया है 10 पिक्सल्स तक का, ऐसे ही है। तो कंटेनर के अंदर 5 चाइल्ड हैं, उसके 5 हेडिंग्स हैं, उन 5 के ऊपर वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और जरा इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, और मैं इसको जरा खत्म करता हूँ और इसको जरा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऊपर लेकर चलते हैं, तो आप लोग देखोगे कि बाय डिफॉल्ट जो है ना फॉन्ट साइज, ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं दी है H1 की, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं दिया, बट उसको मिली हुई है 2M की प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज कितना 2M, ठीक है। अब ये 2M है कितना हमारे पास यहाँ पे 2, आप जितने भी M दोगे ना वो अपने पेरेंट को टारगेट करते हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने इसके पेरेंट को, इनका पेरेंट कौन है, कंटेनर, इनका पेरेंट कंटेनर है, अगर आप लोग चेक करो तो इनका पेरेंट कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 5 चाइल्ड बने हुए हैं। तो क्या होता है कि आप पेरेंट को जितनी वैल्यू देते हो ना, अगर जो M का यूनिट आपका वो उतने के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने दी थी 10 पिक्सल्स तक की, यहाँ पर आ गई 2M, मींस इसका जो साइज है वो 20 पिक्सल्स है इस टाइम पे मेरी हेडिंग का। और ये चीज अगर आपने देखनी हो तो आप चेक करते हो यहाँ पे कंप्यूटेड में आकर, कंप्यूटेड के ऊपर आओ और यहाँ पे आके आप नीचे अगर चेक करोगे तो फॉन्ट साइज इसका कितना आया हुआ 20 पिक्सल्स। अगर यही चीज मैं अपने कंटेनर की विड्थ को बढ़ाता हूँ, कंटेनर के फॉन्ट साइज को बढ़ाता हूँ, लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं H1 को आकर चेक करूं तो अब इसका साइज आप लोग चेक करो कितना हो गया 60 पिक्सल्स, इंटू 2 कर मल्टीप्लाई कर देता है उस चीज को उतने के साथ, ठीक है। हम ये तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही करा ना कि आपने जितना भी उसके पेरेंट का साइज होगा उसके उतने मुताबिक क्या काम करेगा वो उसको बढ़ा लेगा। हम लोग यहाँ पे आके खुद इसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज, स्टाइल नहीं साइज, फॉन्ट साइज दो इस चीज को, और मैं इसको कर रहा हूं कोई 3M तक का, 3M। पेरेंट का साइज कितना है, पेरेंट का साइज 30 पिक्सल्स, मैंने चाइल्ड को कितना दे दिया 3M, 30 इंटू 3 90, 90 आ जाएगा इसका साइज कुछ इस तरह से, अगर आप लोग चेक करोगे तो, ठीक है। क्या होता है इस यूनिट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग बाजू का चाह रहे होते हैं कि हम लोग चाइल्ड के साइज को बढ़ा रहे हो अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, अपने इस M यूनिट को यूज करते हैं। एक चीज और देखोगे अब आप लोग, मैं जरा इसका पेरेंट का साइज कम कर रहा हूं, मैं यहीं पे आके पेरेंट का साइज कम करता हूं, कंटेनर को टारगेट करते हैं और यहाँ पे 30 पिक्सल्स है, चेक करना है। मैं जैसे ही इसके साइज को कम करूंगा मेरी जो इसकी विड्थ है वो भी कम होती जाएगी और इसका जो साइज है वो भी कम होता जाएगा। इसको मैं टारगेट करूंगा अगर यहाँ पे आके और मैं स्टाइल्स में जाऊंगा, स्टाइल में जाकर इसको जरा कम कर रहा हूं मैं, चेक करेंगे मेरी हेडिंग का साइज कम होता जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या काम कर सकते हो, पेरेंट को वैल्यू देकर उसके चाइल्ड को बढ़ा या कम कर सकते हो, ओके। तो मैं इसको रख रहा हूँ फिलहाल के लिए 10 पिक्सल्स पेरेंट को, मींस इनके जो चाइल्ड होंगे उनको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, फॉन्ट साइज कितना मिलेगा 30 पिक्सल मिलेगा, क्योंकि मैं 3M दिया हुआ है 2M नहीं दिया हुआ, मैंने 3M दिया हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। इसको 10 करते हैं
और नीचे 3M, तो ये हमारे पास कंप्यूटर में आ जाएंगे। हेडिंग जो है हमारी वो कंप्यूटर में आ जाएगी। यहाँ पे वैसे चेक करो, फॉन्ट साइज 3M, कंप्यूटर में होगी कितनी, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखोगे, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं इसकी पैडिंग को टारगेट करता हूँ, पैडिंग या मार्जिन कुछ भी आप टारगेट करो, और मैं उसको कर देता हूँ 3M। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि इसको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। आप ऐसे ही गेस करें क्या हो सकता है इसका, क्योंकि हमने अभी भी चीज देखी है कि m का यूनिट पेरेंट को टारगेट करता है, उतने के साथ मल्टीप्लाई करता है जितना आपके साथ नंबर लगा हुआ है। तो 3m को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ है ना, तो वो आ जाएगा हमारे पास कुछ 30 पिक्सल तक का, ऐसे ही है। हाँ, क्या किस इतना ऊंचा किसने बोला था यार, मुझे पता नहीं समझ आती, इतना जोश लाते कहाँ से हो इतना जोश। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, मैं इसकी पैडिंग, ऊपर वाले की पैडिंग को वैसे ही हटा रहा हूँ मैं, नीचे की पैडिंग मैंने डाली है। हाँ, क्या कह रहे थे, जो समझ आइए, क्या समझ आई है, 30 पिक्सल्स। ओके जी, इसको जरा सेव करके हम लोग चलते हैं हमारे ब्राउजर में, और इसकी अब पैडिंग चेक करेंगे हम लोग। नीचे आके मेरे H1 की पैडिंग को, मैंने पैडिंग किसको दी है, मैंने H1 को ही पैडिंग दिया ना, H1 को ही पैडिंग दी है। मैं इसको जरा नीचे स्क्रॉल करूंगा, इसने मुझे मेरी पैडिंग शो नहीं करवाई है। एक सेकंड, ये है 3M, यहाँ पे पैडिंग आ चुका है, और मैं अगर कंप्यूटर में चेक करूं मेरी पैडिंग को, वहां पे वो मुझे मेरी पैडिंग शो नहीं करवा रहा है। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको जो है ना ऊपर पैडिंग में उसको हटा लगा रहा हूँ ना, वही लगा रहा हूँ मैं, इसको भी मैं 10 पिक्सल्स तक कर रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं आता हूँ, नहीं ऐसे अब भी नहीं आएगी, मैं चेक कर रहा हूँ जरा कि क्यों नहीं आ रही है ये। इसका फॉन्ट साइज इतना है, फॉन्ट साइज मैं ऐड किया 10 पिक्सल का, पैडिंग भी 10 पिक्सल तक की हुई है, और पैडिंग इसको मिली तो हुई है यहाँ पर, बट वो यहाँ पे मुझे कंप्यूटेड में शो नहीं बस करवा रहा। प्राइवेट नहीं है ये, हमें शो करवाता है यहाँ पे। एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्यों मुझे शो नहीं करवा रहा। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे आके, और अगर मैं इसको देता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज 3M दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद दोबारा से जरा मैं इसको एक बार लाइव करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। पैडिंग इसको मिली तो ये काफी, लेकिन इसने जो है शो पता नहीं करवाया कि नहीं मुझे। 3M यहाँ पे कंप्यूटेड में नहीं, वो मुझे वही शो करवा रहा है, और अगर मैं कंटेनर में चेक करता हूँ आके, तो वहां पे मुझे फॉन्ट साइज वही दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अगर इसको मार्जिन देके चेक करूँ तो मार्जिन 3M कुछ इस तरह से, और हाँ अब मार्जिन का इसने बता दिया, पैडिंग का वो शो नहीं करवाया, बट हमें इसका लॉजिक चेक करना है। आप लोग क्या कह रहे थे, 30 पिक्सल, बट उसने कितनी कंप्यूट किया है यहाँ पे, नजर नहीं आ रही, 90 पिक्सल की हुई है यार, इतना नजदीक नहीं है, इतना तो मैंने जूम इन किया हुआ है। अब ये देखो मार्जिन से हर साइड से कितनी दी है, 90 पिक्सल तक की है। हमने हमारा जो पेरेंट था उसका उसने कितनी ली हुई थी, पेरेंट को हमने कितना फॉन्ट साइज दिया हुआ है, 10 पिक्सल्स। जो हमारा जब हमने पेरेंट को 10 पिक्सल तक दिया, और उसके बाद H1 को हमने दी मार्जिन 3M तक की, उसको लेनी चाहिए थी 30 पिक्सल, बट उसने लिए यहाँ पे 90 पिक्सल्स। अब उसने 90 पिक्सल्स क्यों लिया, क्योंकि होता ये है ये हमेशा अपने पेरेंट को टारगेट करता है, अपने दूसरे चाइल्ड के पेरेंट को टारगेट नहीं करता। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि पहले इसका पेरेंट था कंटेनर, बट उसके बाद जब इसको फॉन्ट साइज भी नजर आ गया ना, इसका पेरेंट पिछली वाली प्रॉपर्टी बन गई। फॉन्ट साइज हमने दिया था इसको 3M तक, 3M कितना हुआ, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल्स को उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 90 पिक्सल्स। इसका लॉजिक कुछ इस तरह से था। प्रेफरेंस का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक है अपनी जो पिछली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो भी डिपेंड हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको कम कर देता हूं आकर 2M, ठीक है, सेव किया, तो ऊपर कितना है, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स, मतलब इस ना H1 का फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल्स तक का, और उसकी मार्जिन कितनी होगी, 20 into 3 एग्जैक्टली, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ऊपर हम उस पेरेंट को दे दें मार्जिन, हाँ 10 पिक्सल, तो फिर वो 30 पिक्सल जाएगा। अब सीन कुछ ये होता है, आप ये टारगेट करते हैं, अगर आप कह रहे हो इसको मार्जिन, और मार्जिन इसको दे रहे हो आप 10 पिक्सल तक, होता ये है
ये जो यूनिट है ना हमारा एम और रैम दोनों, अभी हम एम को पढ़ रहे हैं, ये यूनिट है फॉन्ट साइज का। मेनली ये स्टार्ट होता है फॉन्ट साइज से, तो ये फॉन्ट साइज को टारगेट करता है हमेशा, मार्जिन को टारगेट नहीं करता। बट जब इसको मार्जिन हम लोग दे देते हैं, हम लोग जब एक बार पेरेंट को टारगेट करके उसको भी वैल्यू देते हैं पिक्सल के अंदर फॉन्ट साइज के अंदर, उसके बाद नीचे आप कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो मार्जिन पैडिंग, बट मेनली ये फॉन्ट साइज को टारगेट करता है ऊपर, ये इसका लॉजिक। ठीक है, हाँ आप क्या कह रहे थे? अगर ये मार्जिन जो नीचे लिखा हुआ है फॉन्ट साइज से, अगर इससे ऊपर लिख दे कोई, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो, हाँ फिर फर्क पड़ेगा ना, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। ये है, इतना सा हमने काम किया। अब यहाँ पे हमें ऐसे कुछ फर्क शो तो नहीं करवाएगा, लेकिन इसका इशू हमें बनता है जब हम लोग इस पर काम करते हैं, अपने मार्जिन और पैडिंग साथ में हमने ऐड की हो और हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड ऐड हो जाए, वो उनमें ज्यादा स्पेसिंग दे देता है, फिर हमारा मसला बनेगा हमारे लिए। बट इस यूनिट से भी ज्यादा प्रेफर मैं कहता हूँ एक तीसरे यूनिट को, जो कि रैम है। ये जो यूनिट था ना एम का यूनिट, इसको उन्होंने CSS3 से भी पहले इंट्रोड्यूस किया था, और इसको डेवलपर्स ने कहा था कि ये इसको ज्यादा यूज ना करो, प्रेफर नहीं किया था इसको डेवलपर्स ने। उन्होंने फिर एक तीसरा यूनिट निकाला था रैम के नाम से। अब रैम को क्या कहते हैं, एम की समझ आ गई सबको? एम क्या चीज है? पेरेंट को टारगेट करेगा, उसके बाद अपनी से पिछली प्रॉपर्टी को टारगेट करेगा वो। ठीक है, अब एम को जरा चेक करते हैं, रैम को, सॉरी रैम क्या कहते हैं। अब जो रैम है ना हमारे पास, रैम का यूनिट होता है कि वो हमेशा टारगेट करता है आपके उस HTML के टैग को। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा एक HTML का टैग होता है ये, ठीक है, ये हमारा HTML का टैग होता है। तो हमेशा जो रैम का यूनिट है ना, वो टारगेट करके आपके उस HTML के टैग को, ना कि आपके पेरेंट को। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आके HTML को टारगेट करके उसको कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज और 10 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद कंटेनर की ऐसे मुझे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आके इसको कमिट कर रहा हूँ मैं, और इस बार रैम एम नहीं कर रहा हूँ मैं, रैम कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, इस बार मैंने रैम किया, तो 3 रैम इंटू 30 पिक्सल्स, तो इसका फॉन्ट साइज होना चाहिए हमारे पास 30 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज आया हमारे पास 30, एक सेकंड का है फॉन्ट साइज इसका, 20 पिक्सल आया इसका फॉन्ट साइज। ओके, मैंने फॉन्ट साइज 2 रैम किया ना, तो वो 20 पिक्सल ही हो गया, बट मार्जिन इसकी 30 पिक्सल हो गई है। ठीक है, क्योंकि मार्जिन हमने दी थी 3 रैम इंटू 10 30 हो गया, और फॉन्ट साइज हमने दिया था 2 रैम का, 2 रैम इंटू 10 20 पिक्सल हो गया। तो ये क्या काम कर रहा है, हमेशा अपने सिर्फ HTML के टैग को टारगेट कर रहा है, ना कि अपनी पिछली प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहा है। पिछली प्रॉपर्टी को टारगेट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, एम का यूनिट पहले पेरेंट को टारगेट करता है, उसके बाद पिछली प्रॉपर्टी को टारगेट कर लेता है। तो मैं रैम को ज्यादा यूज करूंगा आपसे। ठीक है, और ये चीज हम लोग बहुत यूज करते हैं जब हमें अपनी एप्लीकेशंस को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, क्योंकि जो हमारा पिक्सल्स का यूनिट होता है ना, वो रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकता। हम लोग बाजू का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पिक्सल में उसको वैल्यू दे देते हैं, 50-60 भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग उसको एम और रैम के थ्रू देते हैं, ताकि क्या वो अपने पेरेंट के मुताबिक इनहेरिट करे, अपने HTML के टैग के मुताबिक उसको इनहेरिट करे। डन है, गुड है। तो एम रैम यूज होते हैं, वो पिक्सल्स यूज नहीं करते ज्यादा। ठीक है, और अगर यूज करना तो बहुत ही बस मैक्स 5-6 पिक्सल तक को यूज करते हैं, वरना वो एम रैम को यूज करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो ये चीज होगी। तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर पैडिंग वगैरह के अंदर भी वही एम रैम को यूज किया जा सकता है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारी ये जो एप्लीकेशन है जो हम लोग बना रहे हैं गेमिंग टेम्पलेट, इसके अंदर क्या सीन हो रहा है, इसके अंदर जो है ना काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर आप लोग इस चीज को देखो, अगर आप ऊपर जाके मेरा कोड देखो ना, काफी प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही होंगी, जैसे कि कलर व्हाइट, जैसे कि ये RGB का कलर। ठीक है, जैसे कि ये भी कलर व्हाइट है, यहाँ पे भी कलर व्हाइट है, फिर यहाँ पे RGB का कलर है वही वाला, यहाँ फिर से कलर व्हाइट, यहाँ पे फिर बॉर्डर वही। ठीक है, कलर वरना ब्लैक। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, हमारी सेम प्रॉपर्टीज बार बार यूज हो रही हैं। ठीक है, तो डेवलपर्स क्या काम करते हैं, इसी काम को करने का एक प्रोफेशनल तरीका निकालते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू काम करते हैं। वेरिएबल्स क्या चीजें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं आपका एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप कोई भी अपनी वैल्यू स्टोर करवा लो, देन आप उस वेरिएबल को यूज करो, जहां पे भी वो आपकी वैल्यू, वो आपका जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो सकती है, फिर काम करेगी आपकी। अक्सर आप लोग जो हो अपने वेरिएबल्स देखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जस्ट लाइक C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट आगे हम लोग देखेंगे उसके अंदर, लेकिन हमारे पास CSS के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको यूज करने वाले हैं वेरिएबल्स को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहुत सी प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उनको यूज करूंगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। पहली बात है, दो तरह के वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। अब लोकल और ग्लोबल का क्या सीन होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। लोकल वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप उस स्पेसिफिक सेलेक्टर के अंदर होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस हीरो सेक्शन के अंदर आकर, ये मेरा एक सेक्शन है हीरो सेक्शन, ठीक है,
ये मेरा एक सेलेक्टर है। तो इसके अंदर आकर यहाँ पर अगर मैं कोई अपना वेरिएबल बनाता हूँ ना, तो वो होगा लोकल वेरिएबल। उसका स्कोप होगा सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर, वो इसके बाहर के वो प्रॉपर्टी कहीं पर काम नहीं करने वाली। बट एक होता है हमारे पास हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या काम करता है, आप उसको अपने वेब पेज के बिल्कुल स्टार्ट में रखते हो, एप्लीकेशन के स्टार्ट में, सीएसएस के स्टार्ट में, वहां पर आप जो भी वेरिएबल अपने बनाते हो वो सारे ग्लोबल होते हैं, उसको कहीं पर भी फिर यूज कर सकते हो। दो बस ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली तो ये होता है कि डेवलपर्स अगर वो कलर भी उनको देना हो या बॉर्डर रेडियस वगैरह देना हो ना, तो वो इसी तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हैं। आप कोई भी अगर प्रोफेशनल वेबसाइट देखो तो वहां पर आपको यही चीज मिलने वाली है। तो आ जाओ जरा इधर, मैंने आई थिंक कोई चेंजिंग की है, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग की है। तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स को देखते हैं कि लोकल वेरिएबल्स क्या चीजें हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके इस कलर को टारगेट कर रहा हूँ, नेवर के कलर को टारगेट करते हैं, या फिर मैं टारगेट करता हूँ मेरे एंकर टैग के कलर को, ठीक है। एंकर टैग के कलर को मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो एल के अंदर जो एंकर टैग है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उसको वेरिएबल एक बनाने वाला हूँ। तो हम लोग किस तरह से वेरिएबल अपना बनाते हैं, हम लोग वेरिएबल बनाते हैं अपना सबसे पहले वेरिएबल का नाम। तो मैं मेरे वेरिएबल का नाम कर रहा हूँ यहाँ पे आके माइनस माइनस करके, और मेरे वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, कलर कॉल में इसको कर रहा हूँ। वेरिएबल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, माइनस माइनस कॉल कर देंगे इस चीज को, और यहाँ पे आके आप क्या काम करोगे, यहाँ पे आके आप उसको एक उसकी वैल्यू तो दे दोगे, और मैं इसको वैल्यू देता हूँ वाइट। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉल नाम से और उसको वैल्यू दी है वाइट। अभी जो डैश डैश हाइफन हाइफन डालते हैं ना, ये इसका सिंटैक्स है। आप इस तरह से अपने वेरिएबल बनाते हो इसके अंदर। कॉल मैंने अपनी बस एक नेमिंग कन्वेंशन दी है, यहाँ पे आप लोगों की मर्जी, आप अपने नाम भी लिख सकते हो, बट ये एक नेमिंग कन्वेंशन है। तो मैंने क्या काम किया, माइनस माइनस कॉल कर दिया। अब सीन कुछ ये है, इस वेरिएबल को मैं यूज कर सकता हूँ, मैं इस चीज को हटा सकता हूँ, कलर ऊपर जो मैंने हैश एफएफ किया हुआ है, हटा सकते हैं इस चीज को। अभी मेरा ये काम नहीं करेगा, अभी मेरे जो एंकर टैग है वो काम नहीं करेंगे। अगर आपको देखोगे तो मेरे एंकर टैग के ऊपर वो व्हाइट कलर अप्लाई नहीं हुआ, ब्लू वाला अप्लाई हुआ, ठीक है। अब उसको अप्लाई करते हैं जरा, किस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक बार जब हमारा वेरिएबल बन गया, हम लोग हमेशा अपने वेरिएबल्स को कॉल करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ये पता है मैं चीज आप लोगों के वेरिएबल्स के बारे में अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, हम लोग इसको अपनी जेस के अंदर जाकर देख सकते थे, बट जेस के अंदर जब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अभी इसका थोड़ा सा अगर हमें आइडिया होगा तो आप हमें ज्यादा मसला नहीं बनेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स का लॉजिक क्या होता है, आप एक बार अपना जो है कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दो अपने वेरिएबल के अंदर, देन आप अपने उस वेरिएबल को कॉल करवा सकते हो जहां मर्जी आप करवाना चाहते हो, ठीक है। आओ जरा इसको करवाते हैं। तो मैं इसको जो है जो मेरा हाइफन हाइफन कॉल है, इसको कॉल करवाना चाह रहा हूँ मेरे कलर की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। मैं किस तरह से कॉल करवाऊंगा, मैं लिखूंगा मेरा वैर करके, मेरा वैर है एक, और उसको मैं दे दूंगा उसका नाम, वैर के अंदर उसका नाम। उसने मुझे सजेस्ट कर दिया खुद ही, क्या है ये मेरा वीएस कोड है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है, माइनस माइनस कॉल। एंटर करेंगे इस चीज को, या खुद लिख सकते हैं, तो हमारा वो वाइट अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये क्या सीन है, ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं। अगर मुझे ये काम करना हो कहीं और तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेट्स सपोज मुझे करना हो मेरे इस लोगो के ऊपर आकर। लोकल का फायदा ये है कि आपको बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर ही वो चीज चाहिए हो सकती है, वो प्रॉपर्टी बाहर नहीं चाहिए होगी, तो फिर वहां पर आप ये यूज करते हो। जैसे कि अब आप उस लोगो को चेक करो, साइबॉक्स वो ग्रीन कलर का है लोगो, अगर मैं ऊपर आकर देखूं मेरा लोगो तो ये है, ठीक है। इसको मैं कमिट कर दूं आके अगर, ठीक है, और सेव करते हैं, और उसके बाद मैं अपने इसको कलर देता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ मैं वेयर करके, ये कॉल सेव किया, ब्राउजर में आया तो ये उसका, अच्छा इसने अप्लाई कर दिया है, अच्छा इसने अप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैंने मेरी नैव बार को वाइट किया हुआ, मैंने मेरी नैव बार को वाइट किया हुआ था यहाँ पे, अगर आप लोग चेक करो तो, ठीक है। इसको जरा कमिट कर देते हैं, हाँ अब उसने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए होता ये है कि आप लोग लोकल वेरिएबल्स बनाते हो जब आपको पता हो कि यार ये वाला जो वेरिएबल है वो कहीं और यूज नहीं होने वाला, बट मैं इसको खुद प्रेफर नहीं करता ज्यादा। हम लोग मोस्टली अपने जो वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स ही बनाते हैं ताकि वो कहीं पर भी यूज किए जा सके। लोकल की समझ आ गई सबको? तो मैं लोकल को हटाऊंगा, हाँ इसके रूल है, इसका ये सेंटेक्स है कि आपने यही करना है, ठीक है। तो मैं इसको जरा हटाता हूँ और अब मैं अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। इसको वापस से अनकमिट कर देते हैं, इसको भी अनकमिट करते हैं, और इस चीज को मैं हटा दूंगा। लोकल वेरिएबल जहां भी मैंने बनाया हुआ है मैं उसको हटाऊंगा यहाँ से, ये बना हुआ था आई थिंक सो, ये था, ठीक है। और इधर आकर मैं वैसे ही हैश एफ कर दूंगा, डन है। और कि मैंने इसको कॉल तो नहीं करवाया हुआ, हाँ ओके अब सब ठीक है। चलिए जी अब ये ठीक है। अब आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं। लोकल की समझ आ गई सबको? अब ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं, आप करते हो अपने टॉप के ऊपर जाकर कॉलन रूट, इसको बोलते हैं हम लोग रूट हमारा,
आपकी रूट है ये, और इस रूट के अंदर आपके सारे ग्लोबल वेरिएबल्स बन रहे होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल का भी सिंटेक्स यही है, बस आप उसको रूट में ऐड कर देते हो आके। सिंटेक्स क्या है, पहले आप अपनी प्रॉपर्टी दो कि कौन सा आप देना चाहते हो। मैं इसको देता हूँ यार माइनस माइनस हाइफन हाइफन टेक्स्ट कॉल, मेरे वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट कलर, या टेक्स्ट कलर पूरा लिख दो, आपकी मर्जी है। टेक्स्ट कलर मैंने इसको कर दिया, और इसको मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इस चीज की, वो मैं ऐड कर देता हूँ #FFF। ओके, ये मैंने कर दिया। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब मैं नीचे आऊंगा मेरे एंकर टैग के ऊपर। कहाँ है मेरा एंकर टैग, ये पड़ा मेरा एंकर टैग। मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, तो खत्म हो गए, ब्लू हो गए सारे के सारे, ठीक है। बट अब यहाँ पे आके मैं कॉल करवा सकता हूँ अपने उस ग्लोबल वेरिएबल को। तो उसका नाम क्या है, मैं पहले तो उसको अप्लाई करना चाहता हूँ मेरे कलर की प्रॉपर्टी के अंदर। आगे मैं उसको अगर कॉल करना चाहता हूँ तो मैं उसको इस तरह से कॉल कराऊंगा, वेर करके आगे अपने उस वेरिएबल का नाम माइनस माइनस टेक्स्ट कलर। सेव ब्राउजर काम कर रहा है मेरा, ठीक है। सेम तो है, लेकिन अब ये है कि बार बार मुझे उस कलर को टारगेट नहीं करना पड़ेगा, मैं बस अपने उस वेरिएबल को टारगेट करूंगा यहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद आगे मुझे और कहीं पर अगर व्हाइट कलर अप्लाई करना है, जैसे कि ये है, मैं वेरिएबल को कॉल करवाऊंगा। ये नहीं कि हम सबसे पहले एक क्लास में आए तो उन तमाम को एक क्लास से देते हैं जिनको वाइड करना कलर, यानी कि कलर वन क्या है जिसके अंदर वाइड करना। हाँ हाँ तमाम को हमने जिसको हमने देना कलर वाइड, हाँ, उनको क्लास ही देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बट ये है फिर उससे आपका HTML का स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा ज्यादा, और क्लासेस जब ऐड करोगे, ठीक है। बट मेरी डेवलपर्स, मैं आपको बता रहा कि डेवलपर्स इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो मैं इस कलर को भी वाइट करूंगा, तो मैं इसको दूंगा कलर की प्रॉपर्टी और वेर करके ये, ठीक है। क्या है, हाँ तो देखो कह सकते हैं इसका कोड बिल्कुल उतना ही हो, कोई कोड हमारा कम नहीं हुआ इससे, ये तो आप हम लोग कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन इससे ये है कि हमारी एप्लीकेशन बहुत प्रोफेशनल लगती है, इस तरह से हर चीज डायनामिक हो जाती है, ये इसका काम है, ठीक है। अच्छा जी, अब सीन कुछ ये होगा कि मैं इसको भी चेंज करूंगा। क्या, हाँ हाँ, नहीं, अब सी वेरिएबल्स का एक काम ये भी होता है कि आपकी जहां पर वैल्यू होती है ना, मैं आपको बताने लगा था, जहां पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू आपने दी है उसको, सिर्फ आप उस वैल्यू को चेंज करो, जहां जहां आपका वो वेरिएबल कॉल हो रहा है वो सारा सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि इधर आता हूं मैं, और मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू क्या दी थी, मेरे वेरिएबल के अंदर #FFF वेरिएबल को मैंने वैल्यू ऐड किया है। बट अगर मैं आकर इसको रेड कर देता हूं ना, तो रेड मेरा हर जगह अप्लाई होगा जहां जहां मैंने इस वेरिएबल को कॉल करवाया होगा। Ctrl+S करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ, जहां जहां मैंने मेरे वेरिएबल को कॉल करवाया है वहां वहां वही मेरा वेरिएबल अप्लाई हो जाएगा, रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स का एक ये भी काम है कि आप एक बार बनाकर उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, फिर उसको जहां जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी सिर्फ उसको चेंज करो, हर जगह पर वो जो है वो खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे इसको व्हाइट ही रखना है, Ctrl+C, ठीक है। एक इसको भी करेंगे, और इसको हम लोग देते हैं कलर और वेर करके ये, ठीक है। और कौन से, ये भी है यार, वेर ये, ठीक है। वेर इसका जो है, इसका सेंटेक्स है वेर, वेर का मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है। पसंद नहीं आया, मैं इसको चेंज कर नहीं सकता, आप लोग कर सकते हो वैसे इसको चेंज, आप लोग इसको चेंज कर सकते हो अगर आप ओपन सोर्स अपना काम करना चाहो तो। ओपन सोर्स काम करने का मतलब ही ये होता है कि अगर आपको कभी कोई कोड पसंद ना आए किसी और लैंग्वेज का, आप उठ के खुद उसमें चेंजिंग कर सकते हो, बट उसका रूल ये है कि आपका चेंज उनको पसंद आना चाहिए, और आप इस काबिल भी हो कि आप उसको कर सको। अगर आप ऐसे कोई उठकर वेर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो CSS की एप्लीकेशन को बजाय इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर उनको टच करो कि नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये बिल्कुल भी, मैं इसका नाम आंसर रखना चाह रहा हूँ, जो भी है, तो वो कहेगा कि ठीक है आंसर नाम हमें बड़ा प्यारा लग रहा है तो हम लोग रख लेते हैं। ऑप्शन है, कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ऐसा कि जितनी भी हमारी कोडिंग जितनी भी है ना, सारी की सारी ओपन सोर्स होती है, कल को हम में से कोई उठ के उसमें चेंजिंग कर सकता है, ठीक है। और जब अपडेट्स आती है ना किसी भी लैंग्वेज में, जब जो अपडेट्स आती है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अपडेट्स, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो खुद अपडेट नहीं करती, ऑफिशियल कंपनी कभी भी अपडेट नहीं करती ज्यादा, हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं अपडेट। मैंने खुद जो है गिटहब के अंदर कई अपडेट्स की हैं, ओपन सोर्स मैंने काम जब किया था मैंने खुद उसके अंदर कई अपडेट्स किए हैं, तो आप लोग खुद कर सकते हो इसके अंदर अपडेट्स आके। और वो अपडेट्स सिर्फ आपके अपने लिए नहीं होती हैं, वो ग्लोबली होती हैं,
मतलब हर एक चीज के ऊपर वो आपकी अपडेट अप्लाई हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, तो खैर वेरिएबल्स की हमें समझ आ गई, वेरिएबल्स क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हमें यूज करना है इन चीजों को। गुड हो गया, बस मैं इनको जो है ये कर रहा हूँ, वेर डन है, और शायद मुझे हाँ यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कलर वेर डन है। हाँ लैपटॉप आपको तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करवाई थी उनका मैंने चेक करना है सभी का, ठीक है ठीक है। अब जरा मैं इसको वापस इसके ऊपर आ रहा हूँ और अब अपनी टेम्पलेट इसको सेट करते हैं आके। तो क्या सीन है, वापस से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और इसको ट्रांसपेरेंट नहीं है, खैर इसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे मुझे ट्रांसपेरेंट लग रहा था लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो जो है लाइट ग्रेस टाइप का है, ठीक है, मैं वो इसको दूंगा कलर अपना। तो आ जाओ जरा इधर, इसको देते हैं कलर अपना। क्या चाइल्ड कौन है वो भला, फर्स्ट तो ये है साइबॉक्स अबाउट है, पहले तो साइबॉक्स अबाउट के अंदर कोई चीजें हैं ऐसे जिसके अंदर और कोई चीज नहीं है, बट मुझे इसके अबाउट अस को चेंज करना है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, मैं उसको बस कलर दे दूंगा वही वाला, ठीक है, इनलाइन स्टाइल दे दूंगा मैं इसको, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है। स्टाइल करो इस चीज को, इसके कलर को पकड़ो, और उसका कलर जो है आप अप्लाई कर सकते हो वही RGB वाला जो कि हम लोग अब तक यूज करते आए हैं। कंट्रोल C करो और इधर आकर कंट्रोल V कर दो, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी है तो इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था, मैंने वही अप्लाई कर दिया उसके ऊपर आकर, ठीक है। उसके बाद मेरा बटन के ऊपर भी मुझे यही चीज अप्लाई करनी है, और मेरा ख्याल है कि ये वाला बटन और ये वाला बटन दोनों सेम है, ये वाला बटन और ये वाला बटन, तो मैं दोनों की क्लास अगर सेम कर दूं तो वैसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी मेरी, हो सकता है ऐसा। तो हम लोग ये काम करते हैं, वॉच वीडियो है कहाँ पे, हमारा बटन ऊपर पड़ा होगा कहीं पे, सेक्शन के अंदर वॉच वीडियो वाला बटन था हमारा, वॉच वीडियो ये है, तो कंटेंट BTN उसकी क्लास है, कंटेंट BTN। तो इधर आते हैं, बल्कि कंटेंट BTN नहीं, वॉच वीडियो है, क्योंकि वॉच वीडियो के थ्रू उसको मैंने टारगेट किया, उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दी हैं। वॉच वीडियो कहाँ पे अगर है मेरा, वॉच वीडियो ये है, वॉच वीडियो ये है पड़ा है, ये वाली इसको मुझे देनी है क्लास ट्रांसपेरेंट करने के लिए, तो मैं इसको वॉच वीडियो की क्लास दे दूंगा, ऐड कर दूंगा मेरे बटन के अंदर आके। कहाँ है मेरा बटन, हाँ ऊपर है, ये पड़ा है मेरा बटन, साइबॉक्स BTN है, इसको एक वॉच BTN भी कर देते हैं क्लास, ठीक है, जिससे इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुई हैं। तो ऊपर आईडी है कि क्लास है, वीडियो है, अच्छा हाँ वो वॉच वीडियो है, BTN नहीं है, वो वॉच वीडियो है शायद, एक सेकंड में ऊपर चेक कर लेता हूँ दोबारा से कि क्या सीन है, कहाँ है वॉच, एक सेकंड, वॉच वीडियो को मैंने टारगेट किया हुआ है यहाँ पे, ये है वॉच वीडियो, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और बॉर्डर उसका ये है डॉट वॉच वीडियो, एक तो ये हो गया। कंटेंट BTN करके आपने उसको वॉच वीडियो को टारगेट किया और अच्छा कंटेंट BTN करके उसको मैंने टारगेट किया हुआ है, ओके ठीक है, तो इसको फिर सेपरेट ही करना पड़ेगा। सेम प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, अगर उसको कंटेंट BTN के अंदर जो पड़ा है उसको हम खत्म करते हैं, उसके पेरेंट को कंटेंट BTN के अंदर मतलब, अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर इसको हटा दें, हाँ वैसे ये हम लोग कर सकते हैं, अब हो जाएगा हमारा, बट वो हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं, डॉट वॉच वीडियो है, मैं इसको अब क्लास दे देता हूँ, ऐड वही कर देते हैं वॉच वीडियो, अगर अब हम लोग करते हैं आकर, हाँ अब ये अप्लाई हो गया, और इसको मैं कंटेंट BTN की भी एक क्लास ऐड करूंगा ताकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हों इसके ऊपर, कंटेंट BTN यही थी, उसका भी हमें खत्म करना पड़ेगा पेरेंट, जो कि है कंटेंट BTN, ये है, इसको मैं हटाऊंगा कुछ ये, ठीक है, ये काम बन गया हमारा। उसके बाद और क्या काम किया जा सकता है इसके साथ, ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसको थोड़ी सी मार्जिन बस मिलने वाली है, पैराग्राफ के पास बॉर्डर नहीं है, हाँ वो तो साथ वाले में, अभी हम लोग ये सेट कर रहे हैं अपना। अच्छा इसको मैं जरा इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, थोड़ा सा इनलाइन स्टाइल दूंगा इसको, ये वाला, हाँ जी यही वाला, थोड़ा सा बस इसको इनलाइन स्टाइल देते हैं, और वो होगा मेरा मार्जिन होगी टॉप बॉटम से इसको दूंगा मैं कोई 1.1 रैम तक की, लेकिन लेफ्ट राइट से 0, ठीक है, सेव ब्राउजर, मार्जिन दूंगा ना मैं, पैडिंग तो अंदर से स्पेस होता है, मैं इसको मार्जिन दूंगा कुछ इस तरह से, मैं ये काम करना चाह रहा था, ठीक है। 1.1 रैम बाय डिफॉल्ट उसका जितना पेरेंट है, HTML जो होता है ना बाय डिफॉल्ट
मैं अगर आपको दिखाऊं तो अगर इसको 1.1 मैंने दिया तो आई थिंक ये 16 बनेगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अगर मैं दिखाऊं मेरा किसको दी थी मैंने दिया मेरे पैराग्राफ को। हाँ जी, पैराग्राफ ये पड़ा मेरा, और ये 1.1 रहा है। अगर इसको कंप्यूटर में जाकर हम लोग चेक करते हैं तो ये इसको मिली है 17.6, ठीक है, क्योंकि 1 रैम 16 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट। हमारा जो वो HTML का टैग होता है ना, बाय डिफॉल्ट उसका साइज 16 पिक्सल तक होता है। तो मैंने जो 1.1 रैम किया वो 17 हो गया, 17.6, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर में आके चेक कर सकते हो उसको कितनी मिली है वैल्यू। चलें जी, जब ये इतना काम बन गया हमारा, और क्या काम करने की जरूरत है हमें पता, इसको सेट कर लें कि हम इसके अंदर और काफी चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। थोड़ी सी विड्थ को कम किया जा सकता है इसके, और मैं सिर्फ ये काम कर सकता हूँ यार, विड्थ को क्यों कम करना मुझे, मैं साइबॉक्स अबाउट को टारगेट करता हूँ और इसकी विड्थ को वैसे ही कम करते हैं बस। या इसको कहाँ है साइबॉक्स अबाउट में टारगेट किया, कहीं पे नहीं किया। डॉट साइबॉक्स बॉक्स के क्या है वो, अबाउट है, साइबॉक्स अबाउट है वो, है ना, साइबॉक्स अबाउट है वो, ठीक है। साइबॉक्स अबाउट की अगर मैं विड्थ को थोड़ा सा कम करता हूँ और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ यहाँ पे आके 50% अगर हम लोग करते हैं, ज्यादा हो जाएगी, कुछ ज्यादा कम हो जाएगी, 60 करते हैं इस चीज को, 60। इसको एक सेकंड रुकें, इसको हम लोग 80 तक करते हैं, ये इसका इतना ठीक होगा। और उसके बाद हाँ, उसके बाद इसको जरा सी विड्थ ज्यादा कर देंगे। और मेरा ख्याल है यहाँ पे हम लोग ये काम नहीं करते, इसको परसेंटेज में विड्थ देते ही नहीं है, इसको हम लोग देते हैं विड्थ VW के अंदर। VW के अंदर इसको विड्थ देते हैं स्पेसिफाई करके, और उसके बाद इसके ना जो मेरा साइबॉक्स वाला होगा, अबाउट वाला साइबॉक्स, इसको मैं दूंगा कोई मेरी तकरीबन 40 VW की, और साइड वाले को मैं दे दूंगा 60 VW की, ताकि पूरे को टारगेट करे, पूरे कंटेनर को एक्सेस कर ले वो, ठीक है। इस तरह से जो है ना अपना वो आर्किटेक्चर प्रॉपर बना लिया करो कि किस तरह से हमारा ये काम हो सकता है। अगर मैं इस चीज को आकर करता हूँ, मेरा तकरीबन 40 VW तक का, 40 थोड़ा सा कम लग जाएगा, इसको हम लोग करते हैं अगर आकर कोई 60, आई थिंक इतना ठीक रहेगा। अब मैं सेकंड वाले को टारगेट करता हूँ। सेकंड वाला क्या है, वो है साइबॉक्स कार्ड्स, साइबॉक्स कार्ड्स डॉट साइबॉक्स कार्ड्स, ये है। इसकी विड्थ को हम लोग देते हैं लेट्स सपोज 70 VW तक का। अगर हम लोग 70 VW करते हैं कुछ इस तरह से, और एक सेकंड आई थिंक सो खाली पैराग्राफ को टारगेट कर लेते हैं इसके खाली पैराग्राफ को अगर हम लोग आके टारगेट करते हैं और उसकी विड्थ को हम लोग करते हैं कम, अगर एक सेकंड, इसको मैं कहता हूँ, इसको परसेंटेज में ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ ये मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ, बट बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए थोड़ा सा, इसको मैं 70 तक करता हूँ, इतना ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मुझे स्पेस भी चाहिए, और इस स्पेस के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया लेआउट को, नहीं बनाया हो, हाँ फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ मैंने, हमने स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, सिंपल जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करो अगर। और अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर देकर देखूं कि इसको कितना बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है, रेड देख के, इसके पास कलर तो काफी है, ठीक है, इसके पास बैकग्राउंड कलर है, बट इसको जाना चाहिए था उस साइड पे, ये नहीं गया हमारा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मैंने किया था, अगर मैं इसको सेंटर करके देखूं, एक मिनट सेकंड, सेंटर करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है हमारा कि नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा हमारा, एक सेकंड रुक जाए ना, हैश लेआउट के अंदर ही है सारी चीजें। अच्छा जी, अच्छा, इसको अगर मैं हटा दूं, और जो साइबॉक्स कार्ड्स हैं इसको अगर मैं आकर देता हूं फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी, ये ऐसे नहीं काम करेगा मेरा, इसे क्यों डिस्प्ले देना पड़ेगा, वो चाइल्ड है, मैं चाइल्ड को टारगेट कर। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक और चीज बताई थी कि हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जो कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को चाइल्ड की प्रॉपर्टीज बताई नहीं थी उस टाइम पे, अभी पेरेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग कवर कर रहे थे। चाइल्ड की प्रॉपर्टीज भी इसकी कुछ होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर की, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे पास एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है, और ऑर्डर अगर आप लोग करते हो इसका 2, ठीक है, सेव किया ब्राउजर में, तो अभी इसका पता नहीं चला, लेकिन अगर मैं इस चीज को करता हूँ, इसको भी ऑर्डर देते हैं 2,
बट जो हमारा ये वाला है इसको मैं आकर ऑर्डर दे देता हूँ 3 का। अब आप लोग चेक करेंगे क्या हुआ। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर ज्यादा होता है ना वो आपका एलिमेंट पहले आएगा, दूसरा एलिमेंट बाद में आ जाएगा। अब मेरा जो है मेरा ऑर्डर 3 जो है अबाउट का ऑर्डर जो था वो ये था 3 अबाउट। ये अबाउट है कौन सा वाला साइबॉक्स अबाउट, ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है, उसका ऑर्डर मैंने ज्यादा कर दिया, वो चला गया दूसरी साइड पर, ठीक है। इसका ऑर्डर जो था वो कम था, वो आ गया इस साइड पर। बट अगर वापस आकर मैं इसके ऑर्डर को जो है ज्यादा कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसको हम लोग करते हैं और इसको मैं दे देता हूँ 4, क्या होगा वो वापस नहीं आया मेरा, एक सेकेंड, सेव मैंने किया था, इसको मैं खाली ये करके टारगेट कर रहा हूँ, वापस आ जाएगा वो, ठीक है। तो जिसका भी ऑर्डर जो है वो ज्यादा होता है ना वो आपका एंड पर जाएगा, दूसरा स्टार्टिंग में आ जाएगा, कुछ इस तरह से काम करेगा। तो ये हमारा वैसे हो गया, मैंने इसको ऑर्डर की प्रॉपर्टी दी है, आपकी मर्जी है इसमें, लेकिन ज्यादा देनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है ना कंपटीशन लगा लो कि इसका 2 है मैं इसको 3 दूंगा, इसका 3 है मैं इसको 4 दूंगा, ऐसा नहीं करते इसके अंदर। बस इसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ी थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आके यूज किया है, ठीक है। चाइल्ड की प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज की जाती है, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं उन सब चीजों को भी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, और वो हमारे पास होती है फ्लेक्स रैप के नाम से, ठीक है। अब देखो मैंने एक एक प्रॉपर्टी को ट्राई किया कि पता हो हमें, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज कवर नहीं हुई है हमारी फ्लेक्स बॉक्स की, ये चीज याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज कवर नहीं हुई है हमारी। जैसे कि अगर मैं पहले इसका बैकग्राउंड कलर हटा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बेहतर है ये, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका हटाया। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी ये एप्लीकेशन काफी हद तक रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसको मैं कर रहा हूँ छोटा, तो ये चेक करेंगे आप लोग क्या हो रहा है, मेरा कुछ इस तरह से ये चीज आ रही है। और अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, जो कि आई थिंक इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, बट मैं इसको फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आके छोटा बड़ा करता हूँ, इसको इस पर क्लिक करो, ठीक है, और अब नीचे आओ। तो अभी फिलहाल मुझे ये पता चला कि यार मेरी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव तो नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है मेरी एप्लीकेशन। स्क्रॉल करते हैं नीचे, और नीचे वाले मुझे मेरे आई थिंक कार्ड्स दिख ही नहीं रहे, ये नीचे आ गए, ठीक है। अब ये चीज चेक करेंगे आप लोग, अगर मैं इसको जो है और बढ़ाता हूँ, कोई आईपैड एयर के ऊपर चलें, वहां पे मुझे कुछ इस तरह से दिखेगी, चलो कह सकते हैं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव होगी वहां पे, ठीक है। बट नीचे वाला कंटेंट जो है ना वो भी स्ट्रेच हो रहा है, अभी भी वहां पे जाके स्ट्रेच हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप के नाम से। रैप क्या काम करता है, रैप ये काम कर रहा होता है, मैं आपको बता दूं कि रैप क्या काम करता है। इसको मैं वापस रिस्पॉन्सिव पे करता हूँ, मैं जैसे जैसे इसको छोटा कर रहा हूँ ना, क्या हो रहा है वो उसके साथ ही अटैच होता जा रहा है, स्ट्रेच करता जा रहा है उसी चीज को, मेरे जो कार्ड है मेरा उसको वो स्ट्रेच करता जा रहा है। ऐसे ही है हमारे पास वो रैप की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको स्ट्रेच नहीं करेगा, जैसे जैसे छोटी स्क्रीन होती जाएगी वो खुद ही उस कार्ड को नीचे लेकर आ जाएगा। पहले फिर एट द एंड क्या होगा कि एक रो में सिर्फ एक ही कार्ड होगा, जब बहुत छोटी स्क्रीन होगी, सेल फोन की जो स्क्रीन होगी, ठीक है। लेट्स सपोज आते हैं, इसको जरा सेट करते हैं, इसको मैं वापस वैसे ही कर रहा हूँ। और ये फ्लेक्स रैप की जो प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है। आप कहते हो कि पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है आप उनको रैप करोगे, ठीक है। तो मेरा पेरेंट कौन है इनका, लेआउट, लेआउट मेरा पेरेंट है, मैं आऊंगा उसमें, मैं उसको दूंगा फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप को आप रैप कर दो कुछ इस तरह से, सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे। अब सीन कुछ ये हुआ हमारे पास, उसने इसी स्क्रीन पर इसको रैप कर दिया हुआ, बड़ी स्क्रीन पर क्या काम हुआ है, उसने उसको रैप करते हैं। ये मेरे लिए इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको विड्थ यहाँ पे आके 60 कुछ इस तरह से दी हुई थी, ये इसलिए मसला कर रहा था हमारे पास। और एक बार बस रिलोड कर लो इस चीज को, और इसको भी एक बार रिलोड कमेंट कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद इनको मैं फिलहाल के लिए विड्थ में पिक्सल्स में दे रहा हूँ, या रैम में भी आप लोग दे सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ कोई 400 पिक्सल्स तक का, और इसको विड्थ ऐड करते हैं हम लोग 500 पिक्सल्स तक की, कुछ ये, ठीक है, ये हुआ। अब जरा इसको हम लोग छोटा करते हैं और चेक करते हैं कि रैप हुआ है कि नहीं। अब आप लोग चेक करेंगे, जैसे हमारी स्क्रीन छोटी हो रही है ना, हमारा कंटेंट क्या है खुद ब खुद ही नीचे आ रहा है, और इसको आपको इस तरह से ठीक से समझ आएगा। इसको खोलो, ये चेक करेंगे आप लोग, जैसे जैसे छोटी स्क्रीन होगी, जैसे उसको लगेगा कि नहीं यार अब कुछ ज्यादा छोटी हो गई है, मुझे आगे स्ट्रेच नहीं करना है, वो उसको खुद ही नीचे ले जाएगा। अभी मेरे पास सिर्फ 2 कार्ड्स थे, उन 2 को उसने नीचे ले आया। अगर मेरे पास 3-4 कार्ड तो एक एक करके सभी को एक एक करके नीचे लेकर आता, जैसे हमने पिछले कार्ड्स बनाए थे पिछली टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। वहां पर आप ये फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करोगे सारे कार्ड एक एक करके नीचे आते जाएंगे। आपके हो सकते हैं टैबलेट के ऊपर चारों के चारों कार्ड एक रो के अंदर दिखें, उससे छोटी आओगे, एक कार्ड नीचे आएगा, एक रो के अंदर 3 कार्ड, चौथा कार्ड नीचे, फिर 2 कार्ड नीचे, 2 कार्ड ऊपर, फिर एट द एंड एक एक कार्ड आएगा सारा। तो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी कुछ ये काम करती है, बहुत हद तक हमारा रिस्पॉन्सिवनेस का काम ये कर रही होती है प्रॉपर्टी।
अगर आप लोग यूज करते हो ठीक से हमारे फ्लेक्स बॉक्स को ही, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस का। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक ऐसी टेम्पलेट बनाने वाले हैं जो कि पूरी रिस्पॉन्सिव भी होगी, ठीक है। अभी हम लोग अपनी वो टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिव हो, ट्राई हमने किया है इसको बनाने का, लेकिन अभी ये पूरी तौर पर रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे कि हमारे ऊपर मसला कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके हमारे एंकर टैग सारे, वो मसला करेंगे आगे जाके। अगर मैं इसको और छोटा करता हूँ, आईफोन एसई के ऊपर चलते हैं, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहे हैं मेरा बटन तो बिल्कुल ही बाहर निकल गया, ये मेरा बटन पड़ा हुआ है वो बिल्कुल ही बाहर निकल गया है, और ये मेरे सारे आइकन और मेरा लोगो भी नहीं नजर आ रहा मुझे। ये मसले हैं मेरे लिए, और हम लोग इन चीजों को आगे जाके यूज करेंगे, सेट करेंगे। मीडिया क्यूरी एक चीज होती है हमारे पास, उसके थ्रू और फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू, और हाँ एक ग्रिड भी चीज है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। मीडिया और कार्ड में क्या फर्क है? मीडिया क्यूरी हमारे पास एक टेक्निक है ना, उसमें हम लोग ये काम करते हैं कि आप अपने कोड लिखते हो और वो आपका मेनली काम कर रही होती है एज एन कंडीशंस के तौर पर, कि अगर उसकी स्क्रीन ये हो जाती है तब आप ये काम कर दो, अगर स्क्रीन ये है तो ये काम कर दो, वो कंडीशन के तौर पर काम करती है। हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स को हम लोग मिनी कॉलम बोलते हैं, कॉलम जो होते हैं हमारे, उसको आप हर एक एलिमेंट को आप स्पेसिफिक कॉलम दे देते हो वहां पे जाके, कि अगर ये आपका कॉलम है, ये आपका कंटेंट, इसको आप 2 कॉलम्स दे दो। इससे 2 कॉलम्स का जो है ना कंटेंट जो स्पेस है वो एक्सेस करना होता है, कॉलम की चीज होती है, ठीक है। इसको मैं वापस ये कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ इस चीज को ऐसे, और मेरा ये कलर इसका क्यों हटा भला, इसका कलर व्हाइट था, ये व्हाइट कलर क्यों हट गया? मैंने इसको टारगेट कहाँ पे किया हुआ? हाँ, बूटस्ट्रैप से आप कोई भी टेम्पलेट अगर बनाओगे पहले रिस्पॉन्सिव होती है। क्या हाँ, आई थिंक मेरा इसको टारगेट कहाँ पे किया, सेक्शन के अंदर। कंटेंट, और यहाँ पे आई थिंक वो कलर था, इसका कलर व्हाइट था इसका शायद, व्हाइट, हाँ ये था, मैंने वो गलती से हटा दिया था शायद। और इसको वेरिएबल को कॉल करवाते हैं, क्या नाम था मेरे वेरिएबल का, वेर करके टेक्स्ट करके, डन है, ठीक है। ये वो काम हो गया हमारे पास। उसके बाद इसको जो है ना मैं थोड़ा सा वो दूंगा बॉर्डर वगैरह, क्योंकि हमारी टेम्पलेट के अंदर ये है, बस ये करके इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे हमारी टेम्पलेट यहाँ तक डन हो जाएगी। बट जो हमें न्यू टॉपिक्स देखे हैं वो समझ आ गए, कौन कौन से देखे हैं, वेरिएबल्स और यूनिट्स हमारे, एम और एम, और थोड़ा बहुत फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स की और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज जो कि मैं साथ साथ करवाता हूँ, ठीक है। क्या है, नहीं मैंने सुन लिया था, मैंने इग्नोर किया था, उसका जोश ही बहुत ज्यादा था, मैं वैसे डर जाता हूँ। अच्छा, इसको जो है हम लोग बॉर्डर देते हैं, कहाँ है मेरा कंटेंट, नीचे वाला, नीचे आते हैं, और साइबॉक्स कार्ड्स है ना, और इनको मैं एक दोनों को सेपरेट क्लास भी दूंगा, साइबॉक्स कार्ड, उनको मैं टारगेट करूंगा, साइबॉक्स कार्ड को टारगेट करते हैं, डॉट साइबॉक्स कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आके हम लोग क्या काम करते हैं, इस चीज को बॉर्डर देते हैं, 2 पिक्सल्स सॉलिड, और वही RGB वाला कलर देते हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं अब तक, आई थिंक ये वाला कर रहे थे कुछ ये, हाँ स्पेसिंग इनको देते हैं, लेकिन ठीक है स्पेसिंग देनी है अभी हमने। तो इनको हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो पैडिंग भी दूंगा, अंदर से भी स्पेस इनको मिलना चाहिए, वो मैं दूंगा कोई इसको 0.5 रैम तक का, 0.5 रैम इस बार मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 0.5 रैम कितना होगा हमारा, 8 पिक्सल्स तकरीबन, ठीक है, कुछ ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं ये। उसके बाद इसको मार्जिन भी देते हैं, दोनों को ही टॉप बॉटम से दूंगा मैं 0.5 रैम तक की ही, लेकिन लेफ्ट साइड से 0, कुछ ये मैं कुछ यही करना चाह रहा था, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है दोनों का, वो मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर हल्का सा अगर ग्रे टाइप है, क्योंकि हमारे पास ग्रे टाइप का है, वो कुछ इस तरह से है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको RGB वैल्यू देने वाला हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो उसका कलर है प्रॉपर। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर चला जाता हूँ, कुछ ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा अगर मैं इस साइड पर भी लेकर चला जाऊं, ट्रांसपेरेंट नहीं है यार, यहाँ पे चेक करो दोनों, हाँ ये उसकी ट्रांसपेरेंसी उसने कम की हुई है, या फिर इसकी ओपेसिटी भी कम की जा सकती है, ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं हम लोग आके। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ,
और मैं इसको ओपेसिटी देता हूँ, इसको जरा ऊपर लेकर चलते हैं पहले तो। सर ये क्या आरजीबी यही वैल्यूज होती हैं? वो आज रेड ग्रीन ब्लू अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका कलर कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, वो इसीलिए यूज होते हैं। वो भी तकरीबन वो opacity कह सकते हैं, हाँ वो भी ओपेसिटी का काम करती है हमारी, बट ओपेसिटी की एक सेपरेट वैल्यू है, प्रॉपर्टी हम लोग वो यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं करता हूँ कोई 5, सही पॉइंट भी नहीं आता। एक सेकेंड, इसको मैं कर रहा हूँ कोई 1.1, अगर इसको दे देते हैं हम लोग आके, थोड़ा बहुत इसको मैं करना चाह रहा था फिलहाल, अगर इसको 7.1 करता हूँ, आई थिंक मिल ही नहीं रही है ना। सर 0.0 एक सेकंड मैं इसको चेक करता हूँ। किसको हमने दिया था ये कार्ड्स को, साइबॉक्स कार्ड, इसको जरा ऊपर कर लेकर चलते हैं। ये 7.8 है, ओके मैं इसको जरा कम करता हूँ। हाँ ये है, इसको पूरे को टारगेट पॉइंट को मैं इसको पॉइंट में वैल्यूज दे रहा हूँ मैं 0.5, अगर इसको करते हैं हम लोग आकर, कुछ ये हुआ। बट अब यहाँ पे एक और मसला, अब यहाँ पे हमारी बात रही आंसर वही बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर्स। अब ओपेसिटी, मैं जब इसको ओपेसिटी दे रहा हूँ ना यहाँ पे आके, ओपेसिटी से हो क्या रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बैकग्राउंड को टारगेट नहीं करता, ओपेसिटी टारगेट करता है पूरे पूरे सेक्शन को। उसे जब पूरे सेक्शन को टारगेट किया तो मतलब उसके ऊपर का जो कंटेंट है वो भी लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए मसला है। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपने यूज करते हैं बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर को, ठीक है। अगर हमें एक बाजू का चाहिए हो कि हमारी इमेज लगी हो, लेट्स सपोज मैं इस इमेज के ऊपर बात करता हूँ, ये इमेज बैकग्राउंड में लाइट होनी चाहिए लेकिन उसके ऊपर का कंटेंट मुझे वाजिब तौर पर दिखना चाहिए, तो आप लोग क्या कहोगे कि मैं इसकी ओपेसिटी को आके ऊपर कम करता हूँ। क्या है मेरा ये लेआउट, ये वाला शायद है ना। अगर मैं आकर इसकी ओपेसिटी को करता हूँ 0.3 या कुछ इस तरह का, चेक करोगे उसके कंटेंट की भी ओपेसिटी कम होगी, ठीक है, पूरे सेक्शन की ओपेसिटी कम होती है। तो फिर वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर को। एक तरह के ये भी सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास कोई 10 मिनट हैं, वो देखेंगे अभी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इस ओपेसिटी को यहाँ पे आके हटा रहा हूँ मैं, एंड करते हैं इस चीज को, डन है। तो मेरी बैकग्राउंड की इमेज को मैं वैसे थोड़ा सा लाइट करना चाहूंगा, तो आप लोग किस तरह से लगाते हो अपना बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर, आप लगाते हो बिफोर आफ्टर लगाने के लिए कोई व्हाट्सएप या फेसबुक का लिंक लगाते हैं, जैसे मैंने आपको स्लाइड का शो किया। नहीं, मैं फिलहाल जो बिफोर आफ्टर लगा रहा हूँ वो इमेज के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी उसके ऊपर नहीं लगा रहा मैं आइकन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग क्या काम करते हो, इसको लगाने के लिए आपने जिस भी एलिमेंट के ऊपर अपना बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर लगाना है, आप क्या काम करते हो, वहां पे आके आप लिखो कुछ इस तरह से, बिफोर कुछ इस, ठीक है, ये आप काम करते हो। उसके बाद बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर, पहली बात ये कि आपका काम नहीं करेगा बगैर पोजीशंस के। पोजीशंस हमने देखी थी क्या काम करती थी, क्यों साथ क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोजीशंस क्या काम करती थी हमारी, वो जो स्टिकी और वो क्या, वो पोजीशन जो हमने पढ़ी, हाँ वही पोजीशन जो हमने पढ़ी थी। कौन सी टीम है, पोजीशंस, कोई भी पोजीशन क्या काम करती है यार, कोई भी बता दो। पोजीशन ही सेट करती है किसी भी एलिमेंट को अगर मूव करना हो, उसके सेट करना हो किसी पूरे पेज के ऊपर, हाँ। फिक्स क्या काम करती थी एलिया, अपने पेरेंट के लिए आ सकती एलिया फिक्स्ड क्या काम करती है, एब्सोल्यूट क्या काम करती है लाइबा, एब्सोल्यूट पेरेंट के पास जाके मूव करती है। गुड। रिलेटिव, अपनी स्पेस लेते, मतलब जो पेरेंट होता है उसको हम रिलेटिव बोलते हैं, वो अपने नहीं रिलेटिव होता है, वो अपने, आपका नाम क्या है, आयान, आयान से पूछा मैंने। अब जब मैंने आपसे पूछा फिर आपको आना नहीं है, आप एलिया के बता रहे हो, आप आयान का भी बता रहे हो। एब्सोल्यूट हम साथ-साथ यूज करते हैं, मतलब कि जरूरी तो पेरेंट को अगर रिलेटिव हम दे दो कि रिलेटिव हमारे पास हम लोग अपनी रिलेटिव पोजीशन को यूज करते हैं ताकि हम लोग उसको मूव करें, बट अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन पोजीशन, ठीक है, वो अपनी पोजीशन के मुताबिक मूव करे, तब हम लोग रिलेटिव को यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पोजीशन को यूज करने वाला हूँ, एब्सोल्यूट को। एब्सोल्यूट क्या काम कर रही थी, मूव करती है बट अपने पेरेंट के पास जाकर, ऐसे ही है। तो आओ जरा इधर, और बिफोर आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर का सिंटेक्स पहले तो ये होगा कि आप डबल कॉलन लगाते हो, उसके बाद आप एक और काम ये करते हो, आप कंटेंट अपना ऐड करते हो इसके अंदर आकर,
कंटेंट और उसको एम्प्टी छोड़ देते हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरी होता ये कि इसी एम्प्टी स्पेस के अंदर जो है ना हमारा वो सारा कंटेंट ऐड हो रहा होता है। और अगर मैं इसको वैसे ही दिस इज कंटेंट लिख दूं ना यहाँ पे आके, आप लोग देखोगे ये कंटेंट वैसे ही ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके, दिस इज कंटेंट, ये चेक करोगे आप लोग, यहाँ पे वो ऐड हुआ। ठीक है, ये कंटेंट, मेरी इमेज सारी खराब होगी ना ऐसे, तो हम लोग हमेशा इससे इस कंटेंट को जो है एम्प्टी करते हैं। मेरी इमेज बैकग्राउंड से हट गई है बिल्कुल सारी की सारी। ठीक है सही है बेटा, सही है, इसका साबुन बहुत ज्यादा स्लो है यार। अच्छा जी, कंटेंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, पोजीशन देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब पेरेंट के पास जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब पेरेंट के पास जाएगा, एब्सोल्यूट हमने दे दी। उसके बाद मैं एक और चीज ये करूंगा, टॉप से इसको 0 कर दूंगा ताकि वो बिल्कुल टॉप पे जाए। ठीक है, और मैं इसको लेफ्ट से भी कर सकता हूँ 0, ताकि लेफ्ट से भी, लेफ्ट और राइट से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ तक ओके है। उसके बाद आप क्या काम करते हो, आपके पास एक चीज होती है जी इंडेक्स के नाम से। हमने देखी थी जी इंडेक्स को, जी इंडेक्स हमने नहीं देखी। ठीक है, मैं अब बता देता हूँ जी इंडेक्स क्या काम करती है। जिस भी एलिमेंट की जी इंडेक्स ज्यादा होगी ना, वो एलिमेंट आपका ऊपर आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट नीचे आ जाएगा। मतलब एलिमेंट्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 पोजीशंस दी हुई हैं, 2 मेरे पास बॉक्सेस हैं, मैंने एक एलिमेंट को नाम दिया है, दोनों को पहले एब्सोल्यूट कर दिया। एक एलिमेंट को मैंने पोजीशन दी कि लेफ्ट से आप 10% तक आगे आ जाओ, फर्स्ट बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर आ जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं पिछला बॉक्स ऊपर आना चाहिए, जो फर्स्ट बॉक्स है वो नीचे ही आना चाहिए, हम लोग फिर पिछले बॉक्स को जो है उसको नाजी इंडेक्स दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं किस तरह से हम लोग ये काम करती है। पोजीशंस के ऊपर चलते हैं और पोजीशंस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर ऐसे ज्यादा खपने की भी जरूरत नहीं है। div डॉट कंटेनर, div डॉट कंटेनर, इसके अंदर आएगा मेरा div डॉट बॉक्स। ठीक है, और एक डुप्लीकेट भी करो, और उसके बाद एक आईडी भी दो इस चीज को, बॉक्स 1, और इसको भी इसको बॉक्स 2, आईडी मेरा बॉक्स 2। ओके, इसको इनलाइन स्टाइल दे रहा हूं मैं, स्टाइल आकर डॉट कंटेनर जो है हमारे पास, उसके डिस्प्ले को आप करो फ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास डॉट बॉक्स है, आप उसकी विड्थ को करो 200 पिक्सल्स तक का, और हाइट को भी करो आप उसको 200 पिक्सल्स तक का। ठीक है, और उसके बाद दोनों को सेपरेट टारगेट करूंगा मैं, हैश बॉक्स 1 और हैश बॉक्स 2, और दोनों को मैं कलर देने वाला हूं। यहाँ पे आके एक बैकग्राउंड कलर इसको दूंगा मैं रेड, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पे आके येलो। ठीक है, येलो दे देते हैं। ब्लू देना है, दे दिया ब्लू। ठीक है, अब इसको मैं लाइव कर रहा हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करके। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से 2 बॉक्सेस आ रहे हैं। ओके, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे बॉक्स जो 1 है ना, बॉक्स 1 को मैं देता हूँ मेरी पोजीशन, और इसको मैं देता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। या मैं इसको एक और चीज ये कर रहा हूँ, 3 बॉक्स बना रहा हूँ, 3 बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं, बस 3 बॉक्सेस है। तीसरा भी बॉक्स एक ऐड कर देंगे यहाँ पे आके, जिसको हम लोग दे देंगे इसको येलो कर देते हैं इस बार आके, येलो। ओके, और इसको बॉक्स 3 करना है मुझे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। और ये जो है ना, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दिया वो मैं दे रहा हूँ मेरे थर्ड वाले को आकर, बॉक्स थर्ड वाले को। ये जो भी मैंने थर्ड वाले पे ऊपर जब उसको लेके आया, वो फर्स्ट वाले के पास चला गया। हमने आगे देखा था कि हम लोग इनको मूव करवा सकते थे लेफ्ट से। अगर मैं देता हूँ इसको कोई 10% तक का, वो 10% आगे मूव करेगा, फिर कुछ इस तरह से। ऐसे ही है। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखूंगा तो मुझे पता चला कि यार येलो जो है वो रेड और ब्लू के ऊपर है। ऐसी है ना, येलो जो है वो रेड और ब्लू के ऊपर है। तो मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं यहाँ पे आके मेरे ब्लू को ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ, पहली बार ब्लू को ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं आके काम करूंगा, मैं इसको पोजीशन दूंगा, क्योंकि ये रूल याद रखना है, जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी तब तक काम नहीं करेगी अगर आपने उस एलिमेंट को पोजीशन नहीं दी हुई, कोई भी पोजीशन, स्टैटिक नहीं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि स्टैटिक पोजीशन एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है, वो नहीं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिक या फिक्स्ड, इन चारों में से कोई पोजीशन मिली होगी अगर एक एलिमेंट को, तब वो आप उसको जी इंडेक्स दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते हो। तो मैं इसको दे रहा हूँ पोजीशन मेरी रिलेटिव कर देते हैं इस चीज को, इसको रिलेटिव किया, वो पीछे है, मेरा ब्लू कलर पीछे है। अब आकर अगर मैं इसकी जी इंडेक्स को देता हूं ना 2, सेव करो, ब्राउजर में आओ, मेरा ब्लू ऊपर आ जाएगा, येलो पीछे चला जाएगा। और अगर मैं इधर आकर बॉक्स 3 को जी इंडेक्स देता हूं और इसको मैं कहता हूं 3, जी इंडेक्स इसकी ज्यादा होगी, येलो ऊपर आ जाएगा, ब्लू पीछे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता ये है कि हम लोग जी इंडेक्स देकर एलिमेंट्स की जो ओवरलैपिंग हो रही होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो पहले हमने जी इंडेक्स पीछे वाली को दी, फिर भी वो पीछे आ रहा है। पीछे जब, क्योंकि हमने उसको पोजीशन दे दी ना,
पोजीशन बाय डिफॉल्ट जब हमने उसको रिलेटिव पोजीशन दी वो अपने मुताबिक मूव करा था, वो बैकग्राउंड पे था, फिर मैं उसको z-index दे दी। ओके, z-index की समझ आ गई यहाँ तक सबको? जब z-index की हमें समझ आ चुकी है फिर हम लोग वापस इसी के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे आके हम लोग z-index दे देते हैं। अब मैं आपको इसका सिनेरियो बता दूं हमारी टेम्पलेट का। जब हमने जो है इस चीज को दिया है, इसको हमने क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, ठीक है, वो सारा कंटेंट बैकग्राउंड पर चला गया, इमेज उसके बैकग्राउंड पर चली गई है, सॉरी इमेज आगे आके कंटेंट उसके ऊपर आ गया। मुझे क्या काम करना है, इमेज को उसके बैकग्राउंड पर रखना है। मैं क्या काम करूंगा, मैं उसकी z-index दूंगा उसको और मैं उसको कर दूंगा -1। -1 मतलब मैं उसको नेगेटिव में लेकर चला जाऊंगा ताकि वो पीछे चली जाए। सेव करेंगे, ब्राउजर में आते हैं और एक तो ये काम किया मैंने, इसी के अंदर मुझे करना था ना, मुझे करना तो इसी के अंदर था। और एक सेकंड, अगर मैं इसको 1 करता हूं -1 और इसकी विड्थ मैंने दी है, इसको विड्थ मैंने इसको नहीं दी हुई है, इसको मैं विड्थ भी एक दे रहा हूँ 100% तक की। हाँ, विड्थ मैंने इसको दे दी क्योंकि वो विड्थ को टारगेट करके वो पूरे पेज को टारगेट करते हैं। अब देखो z-index जब इसकी मैंने -1 कर दी, मेरी इमेज बैकग्राउंड पर चलेगी, कंटेंट उसके आगे आ चुका है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूं ना, क्या होगा, ओपेसिटी 0.5 सेव ब्राउजर। आप लोग चेक करोगे कि इसकी हुई है भला, ये सिर्फ बैक इमेज की हुई है, उसके ऊपर कंटेंट की नहीं हुई है, ये बटन की तो नहीं हुई है, चेक करें आप लोग, और किसी की नहीं हुई है, सिर्फ मेरी इमेज की हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइट करता हूं, लेट्स सपोज 2.8 तक लेकर चलते हैं, ये देखें मेरे सिर्फ इमेज की हुई है, ये पीछे वाले ऊपर जो कंटेंट उसकी ओपेसिटी कम नहीं हुई है यहाँ पे आके। तो आप लोग कुछ इस तरह से जो है इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो। यही काम जो है आप लोग नीचे इधर आकर यूज कर सकते हो, बिफोर आफ्टर स्टूडियो सेलेक्टर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा कि उसके ऊपर का कंटेंट ज्यादा मसला नहीं करेगा, पीछे का जो उसके कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। बिफोर आफ्टर की समझ आई हमें क्या काम कर रहा है हमारा ये सबको? एलिया क्या ये किसने बोला था? हाँ, ये किसने बोला था? आपने बोला था। क्लास के बाद हम मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी, बताएं, क्लियर है सबको? आज हमने क्या क्या पढ़ा है? रैम एम यूनिट्स हमने पढ़े हैं, बिफोर आफ्टर स्टूडियो सेलेक्टर पढ़ा है हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़े हैं और z-index की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमें फ्लैक्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। डन है, टेम्पलेट हमारी पूरी है यहाँ तक आके, ठीक है? मैं टेम्पलेट शेयर करूंगा कल, सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए उसके ऊपर। ओके, हम सब बनाएंगे और जिन्होंने मुझे असाइनमेंट चेक नहीं करवाई बाहर आ जाएंगे मेरे साथ, हम असाइनमेंट अभी चेक करेंगे सबकी। अभी आप लोग जो है ऑफ कर सकते हैं।